गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने कई सारी चीज़ों को अब तक पढ़ लिया है, जिसमें भारत की स्थिति के बाद भारत की भूवैज्ञानिक संरचना, भारत का भौतिक स्वरूप, उसमें हमने हिमालय को देखा अलग से, उत्तर का विशाल मैदान देखा, द्वीपीय प्रदेश देखा, प्रायद्वीपीय प्रदेश देखा, फिर उसके बाद हमने मिट्टियाँ देखी, वनस्पति देखी, मानसून देखा, जलवायु देखा। इन सभी चीज़ों को हम बारी बारी से पढ़ चुके हैं। आज के इस क्लास में हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पढ़ रहे थे पिछले कुछ समय से, तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम एक महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, जो भारत के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही राजस्थान के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण नदी परियोजना है। ठीक है, आप इसको बहुत ज़्यादा महत्वता के साथ पढ़िए, क्योंकि राजस्थान की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नदी घाटी परियोजना है। ये परियोजना चंबल नदी घाटी परियोजना के नाम से जानी जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, आप सभी को इसके बारे में बेसिक नॉलेज तो होगी कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, कौन कौन से राज्यों से बहती है और कौन कौन से राज्यों के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले हैं जिनमें से ये नदी बहती है। ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। चंबल नदी जो है, फिर भी आप देख लीजिए इसको, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। पहले इसको चर्मणवती के नाम से भी जाना जाता था। ये जब नदियाँ पढ़ेंगे हम राजस्थान के संदर्भ में, तब इसको विस्तार से चर्चा कर लेंगे इसकी। भारत की नदियों को तो हमने पढ़ लिया था, राजस्थान की नदियाँ कभी मौका मिले तो हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में जिला है इंदौर और जगह का नाम है महू। क्या नाम है? जिला है इंदौर, जगह का नाम है महू, और जहाँ से निकलती है उन पहाड़ियों का नाम है विंध्याचल पहाड़ियाँ। क्या नाम है? विंध्याचल पहाड़ियाँ। विंध्याचल श्रेणी की पहाड़ियों से, वहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम है जनापाओं की पहाड़ियाँ। जनापाओं की पहाड़ियाँ, यहाँ से ये नदी निकलती है। ध्यान रखना इसके उद्गम स्थान को। मध्य प्रदेश में इंदौर जिला है, महू नामक स्थान है। विंध्याचल श्रेणी हमने पढ़ी ली है, कहाँ है आपको मालूम होना चाहिए, मध्य प्रदेश में है मुख्यतः। वहाँ पर ये क्या है? जनापाओं की पहाड़ी। वहाँ से ये नदी जो है उद्गमित होती है, निकलती है एक धारा के रूप में। ठीक है, क्योंकि ऊंचा स्थान है इसलिए। अब वहाँ से ये नदी चलेगी तो मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बहती है, जो इंदौर हो गया एक तो। ठीक है, इंदौर के बाद धार जिला है, धार के बाद रतलाम जिला है, रतलाम के बाद मंदसौर जिला है, और उसके बाद नीमच जिला है। इन सभी जिलों में बहती हुई ये नदी कहाँ आती है भाई? राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। इतना बात आप याद रख लीजिए। हमने इसका उद्गम बता दिया है, कुछ जिलों के नाम भी बता दिए हमने मध्य प्रदेश के। अभी तक यह नदी राजस्थान में प्रवेश नहीं करी है। अब राजस्थान में इसको प्रवेश दिलाएंगे। तो देखिए, ये नदी इतने जिलों में बहने के बाद, हम पहले नदी की बात कर लेते हैं, फिर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जो जो बांध बने हुए हैं, जो जो विद्युत गृह बने हुए हैं, उनके बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। ये 4 जिलों के, इसके बाद ये राजस्थान में प्रवेश करेगी। तो राजस्थान में जब प्रवेश करेगी तो आप एक शब्द याद रखना, च। च से चिड़िया। ये शब्द आप याद रखना, ताकि हमको कभी भी जो है हमारा एरर नहीं होगा अगर चंबल नदी के बारे में बात हुई। च से आपकी है चंबल नदी है। ठीक है, और च से ही ये राजस्थान में प्रवेश करेगी चित्तौड़गढ़ से। कहाँ से? चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान का।
राजस्थान का नक्शा आपने देखा होगा, ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है। इसके बाद यहाँ से आपने इस तरीके से देखा होगा राजस्थान का नक्शा, ये समझ रहे हो राजस्थान का नक्शा कहाँ है, इधर सवाई माधोपुर की तरफ आ जाता है और सवाई माधोपुर के बाद यहाँ कोटा बूंदी है, कोटा, उसके बाद बारां है, झालावाड़ है। इस तरीके से ये आपका दक्षिणी राजस्थान है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा वगैरह। यहाँ पे एक जिला है आपका चित्तौड़गढ़, ध्यान रखिएगा। चित्तौड़गढ़ ऐसा जिला है जो दो भागों में टूटा हुआ है, यानी कि इसका एक भाग तो यहीं पर रह जाता है और एक छोटा सा भाग इसका कहाँ है, यहाँ, ठीक है। एक छोटा सा भाग इसका किधर है, यहाँ की तरफ। तो ध्यान रखिएगा, ये जो चंबल नदी है ये यहीं से प्रवेश करती है, यहाँ से आएगी एमपी से और यहाँ से आने के बाद यहाँ से प्रवेश करेगी। तो सबसे पहले चित्तौड़गढ़ जिले का एक जगह है चौरासीगढ़, क्या नाम है, चौरासीगढ़। च यहाँ पे आ गया, च यहाँ भी आ गया और च यहाँ भी आ गया, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा था च वर्ण आप याद रखना। चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी प्रवेश करी, कहाँ से, चौरासीगढ़ में, और थोड़ी सी दूर बाद ही इस पर एक प्रपात बनाया गया है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। क्या नाम है, चूलिया जलप्रपात। तो आपको, मुझे नहीं लगता कि ये आप कभी भूल पाओगे इस ट्रिक के माध्यम से। बहुत आसान ट्रिक है, ऐसी ट्रिक नहीं है कि आपको कुछ रटाया जा रहा है, ऐसी ट्रिक है कि हमको समझाया जा रहा है, ठीक है। च शब्द आप याद रखना केवल, च से चंबल नदी, च से चित्तौड़गढ़, च से चौरासीगढ़ और च से चूलिया जलप्रपात। इतनी बातें आपको याद रह जाएगी, तो कुछ और बातें याद रख लेना। देखिए, सबसे पहले यह नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद यह नदी राजस्थान के कोटा शहर में जाती है, कोटा के बीचों बीच, फिर कोटा और बूंदी की सीमा पर बहती है ये, यानी कि बूंदी में भी ये नदी प्रवेश कर जाएगी। फिर उसके बाद यह नदी जाएगी सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में, तब इसका संगम होता है किस नदी से, बोलो किस नदी से, बनास से, ठीक है। 4 हो गए। इसके बाद यह नदी जाएगी करौली में, करौली और मध्य प्रदेश की सीमा बनाएगी। फिर ये नदी धौलपुर में जाएगी, यानी कि धौलपुर और मध्य प्रदेश की सीमा बनाएगी। इस तरीके से राजस्थान के 6 जिलों में बहेगी ये नदी। कितने जिलों में, बोलो 6 जिलों में। ध्यान रखना, राजस्थान में 6 जिलों में बहने वाली कुछ ही नदियां हैं। 3 नदियां हैं, एक तो आपकी ये चंबल है, एक आपकी बनास नदी है, आपने पढ़ा हो तो, और एक लूनी नदी है, ठीक है, जो अजमेर के यहाँ से निकलती है। तो ये बातें आपको याद रह जाएगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान बातें हैं, ठीक है। क्या क्या बातें हैं, देखिए, चंबल नदी घाटी परियोजना हम पढ़ेंगे। उससे पहले हमने चंबल नदी का उद्गम और राजस्थान में कहाँ कहाँ बहती है ये आपको बता दिया। इसके बाद भी याद रख लेना, ये नदी जाएगी यूपी में, और यूपी में जाने के बाद ये नदी जमुना नहीं बल्कि किस नदी में मिल जाएगी, यमुना नदी में। कहाँ पर मिलेगी, इटावा में, ठीक है, इटावा उत्तर प्रदेश। यहाँ पे ये नदी किस में मिल जाएगी भाई, ये नदी मिल जाएगी आपके यमुना नदी में, जो गंगा की सहायक है। फिर इस नदी का पानी किस में चल जाएगा, यमुना नदी में। यमुना नदी मिल जाएगी इलाहाबाद में जाकर के ये गंगा नदी में। गंगा नदी जाकर के मिल जाएगी बांग्लादेश में, किस में, ब्रह्मपुत्र में। पद्मा नदी के नाम से बहेगी, पद्मा मिल जाएगी मेघना में। मेघना, पद्मा, जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र, तीनों चारों नदियों का पानी कहाँ गिर जाता है, फिर बंगाल की खाड़ी। इस तरीके से ये आपको मैंने इसका रास्ता बतला दिया है, कहाँ से कहाँ जाती है। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। इसको देख लीजिए आप, अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चंबल नदी घाटी जो परियोजना है, इसकी शुरुआत की गई थी 1953 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1953-54 में यह नदी घाटी परियोजना
शुरू की गई थी, और शुरू किसके द्वारा की गई थी? तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के द्वारा। ठीक है, पंडित नेहरू के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था 1953-54 के टाइम में, और इसके अंतर्गत कुल 4 बांध बनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, 4 बांध बनाने का निर्णय लिया गया था। 4 बांध कौन कौन से हैं, उन 4 बांधों को भी देख लीजिए आप। पहला 4 बांध बनाने का निर्णय लिया गया था। एक बांध है इसमें गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, ये एमपी में बनाने का निर्णय लिया गया था, और बाकी के 3 बांध जो है वो राजस्थान में बनाने का निर्णय लिया गया था। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, ये है आपका चित्तौड़गढ़ में। फिर एक आपका है जवाहर सागर बांध, ये आपका कहाँ है? ये है आपका कोटा में। और फिर एक बांध है कोटा बैराज, ये कहाँ है? कोटा में। ये 4 बांध बनाने का इसमें निर्णय लिया गया था। ये 4 बांध बनाने का इसमें निर्णय लिया गया था, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, 4 बांध बनाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इसका जो कार्य है वो 3 चरणों में पूरा हुआ। कितने चरणों में? 3 चरणों में इसके कार्य को क्या किया गया भाई? पूरा। इसके अंतर्गत जो है ये पहला वाला, आखिरी वाला, यानी कि गांधी सागर बांध, कोटा बैराज बांध, इन दोनों बांधों को कौन से चरण में बनाया गया? पहले चरण में। ध्यान रख लीजिएगा, कोटा बैराज और गांधी सागर जो सबसे पहला बांध है और सबसे आखिरी बांध है, इन दोनों को सबसे पहले बनाने का निर्णय लिया गया था। बाकी के राणा प्रताप सागर बांध दूसरे चरण में बना, और जवाहर सागर बांध तीसरे चरण में इसमें बन करके तैयार हो गया। इतनी बातें याद रह जाएगी, तो कुछ और बातें हैं वो भी याद रख लेना आप। अब इसको जो है मैप के माध्यम से देखते हैं। इनका ध्यान रखना, 1960 में प्रथम चरण का कार्य पूरा हो गया था, और पंडित नेहरू ने इसका उद्घाटन भी कर दिया था। पंडित नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था, जो हमारे प्रधानमंत्री थे पहले। चलिए, इतनी बातें आपको याद रह जाएगी, तो अब हम डायग्राम के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, भारत का नक्शा बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसमें हम राजस्थान का नक्शा ही बना लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी परियोजना नहीं है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है, जिसमें 50-50% दोनों का हिस्सा है। 50% एमपी का और 50% राजस्थान का हिस्सा है। यानी कि इससे जो सिंचाई होगी वो उसमें आधा हिस्सा एमपी का है, आधा हिस्सा राजस्थान का है। जल विद्युत उत्पादन होगा उसमें भी आधा हिस्सा उसका है, आधा हिस्सा हमारा है। ठीक है, तो हम राजस्थान का नक्शा बनाते हैं। चलिए, आप भी बनाने की कोशिश कीजिए। राजस्थान है, चलिए बन जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी बने, आप कोशिश कर लेना बनाने की। राजस्थान का नक्शा बनाए हुए मुझे बहुत दिन हो गए। चलिए, जैसा भी बनता है। ठीक ठाक। चलिए, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है यहाँ से, और ये आपको दिख ही नहीं रहा, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं वापस से, और हम ऐसा नक्शा बनाएंगे जो आपके लिए सूटेबल है। ठीक है, तो हम आपको केवल दक्षिणी राजस्थान का नक्शा ही बना करके दिखा रहे हैं। देखिए, भारत का नक्शा भी नीचे से ऐसा ही है, तो राजस्थान का भी दक्षिण से ऐसा ही है। ठीक है, चलिए, इतना काफ़ी है हमारे समझने के लिए। ये राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ नीचे में मध्य प्रदेश में एमपी है, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ मान लीजिए एमपी है, ये एमपी में एक स्थान है, आप बना लेना इसको नक्शे में। यहाँ पे महू जनापाऊ की पहाड़ियाँ, जनापाऊ
पहाड़ियाँ, लिख लीजिए यहाँ पर। यहाँ से ये नदी निकलती है और निकलने के बाद नीचे से लेकर आना इसको, यहाँ आते हैं धार, रतलाम, मंदसौर। यहाँ पे एक जिला है, ध्यान रखना आप, मंदसौर। क्या नाम है उसका? मंदसौर, ठीक है, मंदसौर जिला है। फिर मंदसौर जिले के बाद यहाँ पे एक जिला है जिसका नाम है नीमच। छावनी भी थी, याद होगा, राजस्थान का ही हिस्सा था ये भी। यहाँ से ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। यहाँ पर एक चित्तौड़गढ़ जिला आ जाता है थोड़ा सा, बाकी चित्तौड़गढ़ जिला किधर है? इधर। इसका हिस्सा है ये, दो हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे अजमेर बटा हुआ है। इस तरीके से ये चित्तौड़गढ़ में आती है। चित्तौड़गढ़ में आने के बाद यहाँ पे आपको मालूम है इस तरीके से ये जिला कौन सा है आपका? कोटा। कोटा ध्यान रखना, एकमात्र राजस्थान का ऐसा जिला है जो दो तरफ से एमपी के साथ सीमा बनाता है। यानी कि यहाँ भी इसमें एमपी है, ये भी तो एमपी है इधर भी, और इधर भी क्या है? एमपी। तो इधर से भी एमपी की सीमा बनाएगा, इधर से भी एमपी की सीमा बनाएगा, बीच में से कट हो जाता है, ठीक है। दोनों तरफ से राजस्थान है, दोनों तरफ से एमपी है, एकमात्र ऐसा जिला है, विशेषता रखता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। और ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ जिला दो भागों में अलग अलग है। एक भाग में लगभग 90% से ज़्यादा चित्तौड़गढ़ है और एक भाग में 10% से कम है। इसी तरीके से आप अजमेर को भी देखना गौर करके, अजमेर भी ऐसा ही है, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए, ये तो आपका चित्तौड़गढ़ है, ये आपका कोटा है, यहाँ पे कौन सा है? बूंदी, ठीक है। बूंदी के बाद इधर सवाई माधोपुर आ जाता है, और सवाई माधोपुर के बाद धौलपुर है, करौली है, करौली के बाद धौलपुर है, ठीक है। ये कोटा यहाँ तक है भाई, ठीक है। सवाई माधोपुर है और ये धौलपुर, ये करौली है, ये धौलपुर है। धौलपुर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये करौली, समझने के लिए आप समझ लीजिए इसको। ये सवाई माधोपुर है, ये कोटा है, और ये आपका बूंदी है, ठीक है। और इसको तो जानिए आप चित्तौड़गढ़। चलिए अब देखिए, यहाँ से नदी शुरू हुई मंदसौर में। सबसे पहले एक बांध बना हुआ है जो सबसे पहले चरण में इसमें बनाया गया था, वो बना हुआ है मंदसौर में। उस डैम का क्या नाम है गुरुजी? उस डैम का नाम है गांधी सागर बांध। क्या नाम है? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध का निर्माण सबसे पहले किया गया था 1953-54 में, शुरू कर करके 1960 में इसका निर्माण पूरा हो गया था। ध्यान रखिएगा, ये जो गांधी सागर बांध है ये 510 मीटर तो लंबा है और 64 मीटर क्या है भाई? ऊंचा। ये आंकड़े आप याद रख लेना, 510 मीटर तो क्या है ये? लंबा है, और 64 मीटर क्या है? ऊंचा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो बांध बनाया गया था, ये नदी थोड़ी सी आगे गई, आगे जाने के बाद नीमच में आने के बाद ये नदी यहाँ पे आ गई चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ में इस पर एक बांध और बनाया गया जिसका क्या नाम है? उसका नाम है, चित्तौड़गढ़ में जो बांध है इस पर, उसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। महाराणा प्रताप के नाम के ऊपर यह बनाया गया है राणा प्रताप सागर बांध। इसकी ऊंचाई कितनी है गुरुजी? इसकी ऊंचाई है, आप लिखिए इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई लगभग है 36 मीटर। कितनी है? 36 मीटर, और लगभग 110 मीटर यह लंबा है, ठीक है। 110 मीटर यह लंबा है और 36 मीटर इसकी लंबाई है। ये 510 मीटर है, 64 मीटर है। ध्यान रखिएगा, जो राणा प्रताप सागर बांध है ये चित्तौड़गढ़ में 84गढ़ के समीप बनाया गया है। फिर इसके बाद ये नदी चली आगे, और ये नदी चली है आगे, तो यहाँ पर कोटा आ जाता है। कोटा में एक बांध और बनाया गया है इस पे, उसको क्या कहते हैं गुरुजी? उसको कहते हैं जवाहर सागर बांध। क्या नाम है इसका? जवाहर सागर बांध। ये कहाँ है? ये कोटा में है, ठीक है। जवाहर सागर बांध, ध्यान रखिएगा, जो जवाहर सागर बांध है, जवाहर सागर बांध
ये जो सागर बांध है ये सबसे ज़्यादा जल भराव वाला बांध है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जल भरा जा सकता है। फिर इसके बाद यहाँ से लास्ट में कोटा में एक और बांध है। ये नदी दोनों की, ये नदी जो है दोनों की सीमा बनाती हुई चलती है, यहाँ से ये नदी। तो यहाँ पर एक बांध और है जिसको कहते हैं कोटा बैराज। किस नाम से जाना जाता है? कोटा बैराज। तो ये 4 बांध हो गए। चारों बांधों की आप लोकेशन देख लीजिए, 2 कोटा में है, एक चित्तौड़ में है, तीनों राजस्थान में है। ये एक कहाँ है? एमपी में। एमपी में कौन सा जिला? मंदसौर। ठीक है, ये बातें आपको याद रह जाएगी। इनका क्रम कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि कौन से उत्तर से दक्षिण की तरफ चंबल नदी पर बने हुए बांधों का क्रम इनमें से कौन सा है, दक्षिण से उत्तर की तरफ कौन सा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ, कहाँ? दक्षिण से उत्तर की तरफ इनका क्रम है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। अब देखिए, इस नदी चंबल नदी का नाम आते हैं हमारे जहन में एक नाम याद आता है कोटा, क्योंकि कोटा में सर्वाधिक बहती है ये नदी, कोटा में सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई है। ठीक है, तो इस नदी की वजह से कोटा जो है फसलों के उत्पादन में, और वहाँ हरियाली भरियाली है, मतलब आसपास के एरिया बहुत अच्छा है वहाँ का, तो इस वजह से कोटा फेमस है। तो कह सकते हैं कि इस नदी की गरज किसको है? कोटा को। कोटा को इस नदी की ज़्यादा गरज है। तो आप इसी को पकड़ करके इसको याद रखने की एक ट्रिक बना सकते हैं। ये हालांकि ट्रिकों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन याद रखने के लिए गरज कोटा को। किसको है गरज? कोटा को गरज है। जैसे गांधी सागर, वैसे राणा प्रताप, जैसे जवाहर सागर, को से कोटा बैराज। ये इसका क्रम है दक्षिण से उत्तर की ओर। ये आप इस तरीके से, एक छोटी सी ट्रिक है, गरज कोटा। किसको गरज है? कोटा को। किसकी गरज है? चंबल नदी की। तो चंबल नदी पर बने हुए ये बांध है। ठीक है, चलिए अब एक बात आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो बात क्या है कि 3 बांध जो शुरुआत के हैं, ये गांधी सागर, प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये तीनों बांधों पर क्या होता है? विद्युत का उत्पादन होता है, जल विद्युत का उत्पादन होता है। कोटा बैराज पर जल विद्युत गृह का निर्माण नहीं किया गया। ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है? गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर पे जल विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। इस पर यानी कि कोटा बैराज पर जल विद्युत गृह का निर्माण नहीं किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। चलिए इसके बाद ध्यान रखिएगा, जो राणा प्रताप सागर बांध है, ये वाला राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, यहां पर एक इसके पास एक जगह है रावत भाटा। क्या नाम है? रावत भाटा। रावत भाटा में ध्यान रखिएगा, राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया है, परमाणु विद्युत गृह का। ठीक है, ताप संयंत्र इसको बोलते हैं। भारत का ये दूसरे नंबर का है। इससे पहले जो भारत का पहला नंबर का है उसका क्या नाम है? तारापुर, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बाद एक योजना बांसवाड़ा में बनवाई जाने की है। भारत में क्या है ये? परमाणु विद्युत गृह। ठीक है, राजस्थान का पहला है, भारत का नंबर 2 है। इससे पहले भारत में कहाँ है? तारापुर में। इतनी बातें याद रह जाएगी, तो मैं इसको मिटा देता हूं, और इसके संदर्भ में एक आध बात और है, वो आप और याद कर लेना। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, इतनी बातें आपको याद हो जाएगी, तो 2-4 बातें और याद कर लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, 2-4 बात यह है कि जो कोटा की आपका जो कोटा बैराज है, कोटा बैराज बांध है, इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य बिजली उत्पादन करना नहीं, बल्कि क्या है? सिंचाई का सिंचाई की सुविधा मुहैया कराना। ठीक है, सिंचाई की सुविधा। तो मैं चारों बांधों को एक साथ लिख देता हूँ, चारों बांधों की कुछ विशेषताएं हैं, उनको भी हम देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ गांधी सागर बांध, गरज कोटा को याद रखना, गांधी सागर। उसके बाद है
राणा प्रताप सागर, उसके बाद है जवाहर सागर, और उसके बाद है कोटा बैराज। ठीक है, ये प्रथम चरण में बना था और ये भी प्रथम चरण में बना था, ये द्वितीय चरण में बना था और ये तीसरे चरण में बना था। इतनी बातें याद रह जाएगी। चलिए, ये कहाँ है गांधी सागर बांध? ये है मंदसौर एमपी। ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान। ये कहाँ है? कोटा राजस्थान। ये कहाँ है? कोटा राजस्थान। इतनी बातें याद रह जाएगी। चलिए, इसके बाद देखिए, इसके बाद है, आप एक चीज़ याद रखना, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक डिजिट लिखता हूँ, उस डिजिट को आप याद रखना। बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ मैं डिजिट के माध्यम से। यहाँ लिख देना आप 5, यहाँ लिख देना 4 और यहाँ लिख देना 3, या उल्टा लिख दो 3 4 5। इसमें कछु नहीं लिखना, इसमें कुछ भी नहीं लिखना। यहाँ लिखना आपको 5, यहाँ लिखना है 4, यहाँ लिखना है 3। यानी कि यहाँ पर 5 इकाइयाँ काम कर रही है बिजली बनाने की, यहाँ पर 4 इकाइयाँ काम कर रही है बिजली बनाने की, और यहाँ पर 3 इकाइयाँ काम कर रही है विद्युत उत्पादन की, यानी कि बिजली बनाने की। यहाँ 5 इकाइयाँ जो है वो 5 इकाइयों की प्रत्येक इकाई की क्षमता कितनी है? 23 मेगावाट की। यहाँ पर जो 4 है उनकी कितनी क्षमता है? 43 मेगावाट की। और यहाँ पर जो है उसकी कितनी है? 33 मेगावाट की। सिमिलर है, कुछ समानता नजर आ रही है। 23, 43, 33, 23, 43, 33, यानी कि 3 में 3 3, 4 में 4 3, 5 में 2 3। ये देखिए 2 और 3 5 होते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। 4 में 4 3 आ रहा है, 3 में 3 3 आ रहा है। बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, यानी कि मंदसौर एमपी में जो गांधी सागर बांध है, ये कुल मिलाकर के 5 गुणा 23 बराबर 120 कितना होता है? 20 पंजे 100, 130 होता है क्या? मुझे तो गिनती भी नहीं आती। 115 मेगावाट। कितना? 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है गांधी सागर बांध। ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, और ये परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं ये आंकड़े। 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन गांधी सागर बांध करता है। 5 गुणा 23, यानी कि 5 इकाइयाँ लगी हुई है 23 मेगावाट की यहाँ पर बिजली उत्पादन करने के लिए। ये कितने का उत्पादन करेगा गुरुजी? इसको भी जोड़ लीजिए आप। 4 गुणा 43 बराबर 172 होता है। कितना होता है? देखिए 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17। 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन कौन करेगा? राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़। ठीक है, इसके बाद ये करेगा कितने का उत्पादन? ये तो दिख ही रहा है हमको, 99, यानी कि 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन कौन सा करेगा? आपका जवाहर सागर बांध। इस तरीके से ये कुल परियोजना जो है चंबल नदी घाटी परियोजना, ये कुल कितना उत्पादन कर रही है? 5 और 2 7 और 6, 7 और 9 6 16, और 7 और 1 8 और 9, ये कुल मिलाकर के कितना कर रही है? 366 मेगावाट। कितना? 366 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रही है। ये कौन कर रही है? चंबल नदी घाटी परियोजना। इसके अंतर्गत जितने भी विद्युत गृह लगाए गए हैं, यानी कि 5 4 और 3, 5 4 9 और 3 12 इकाइयाँ इसमें काम कर रही है कुल मिलाकर के, जिनसे 366 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। ध्यान रखिएगा, हमने आपको पहले ही बता दिया राजस्थान और मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है? 50-50, 50% है दोनों का हिस्सा। तो इसका आधा लगभग 193 राजस्थान मेगावाट और 193 एमपी। 193 मेगावाट राजस्थान यूज करता है, 193 मेगावाट मध्य प्रदेश इसके बिजली के उत्पादन को उपयोग में लाता है।
ये इतनी बात आपको याद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इतनी बात बता दो मुझे, ठीक है। इतनी बात याद हो जाएगी तो ध्यान रखना, ये जवाहर सागर बांध है, इसको पिकअप बांध के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इससे सिंचाई और विद्युत उत्पादन दोनों होता है। इससे विद्युत उत्पादन होता है, इससे विद्युत उत्पादन होता है, इससे केवल सिंचाई होती है। इतना बात आप याद रख लेंगे ना भाई, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यानी कि गांधी सागर जो बांध है, इससे केवल क्या होगा, जल विद्युत का उत्पादन, राणा प्रताप सागर से भी जल विद्युत का उत्पादन, जवाहर सागर से जल विद्युत उत्पादन के साथ साथ क्या होगा भाई, इसके साथ जल विद्युत उत्पादन के साथ साथ क्या होगा, इसमें होगा सिंचाई भी, और इसमें केवल सिंचाई के लिए। और ध्यान रखिएगा, आखिरी बात आपको बता रहा हूं मैं, कोटा बैराज जो है, कोटा बैराज बांध से 2 नहरें निकाली गई है। कोटा बैराज से 2 नहरें निकाली गई है। कितनी नहरें हैं? 2 नहरें। कहाँ कहाँ निकाली गई है गुरुजी? देखिए, कोटा हमने आपको बताया था इस तरीके से, इधर भी एमपी लगता है, इधर भी एमपी लगता है, इधर बूंदी है, इधर 12 है आपको पता है तो, और इधर फिर एमपी आ जाता है। तो कोटा में बैराज बांध यहाँ है, कोटा बैराज। कोटा बैराज में एक नहर तो इधर की तरफ निकाली गई है, जो बाई नहर कहलाती है इसकी, यानी कि नदी यूं जाएगी, इधर से तो आ रही नदी यूं जाएगी तो बाई तरफ से नहर निकाली गई है। तो बाई नहर से कोटा और बूंदी 2 जिलों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है, जबकि दाई नहर इधर की तरफ निकाली गई है, जिससे कोटा, 12 और एमपी इनकी जो है सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि कोटा बैराज से निकाली गई नहरों से कोटा, बूंदी और 12 राजस्थान के 3 जिलों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। इतनी बातें आपको याद हो जाएगी, तो और इसमें याद करने लायक कुछ चीज़ नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपकी राजस्थान की जो है चंबल घाटी परियोजना थी, चंबल नदी घाटी परियोजना। इसकी लंबाई तो आपने पढ़ ली होगी, 965 है कुछ किताबों में, 966 भी है, ये इसकी कुल लंबाई, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल यानी कि अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।